हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने बायोलॉजी में आपका सेल चैप्टर स्टार्ट किया। सेल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन सबको हमने बता दिया। उसके बाद आपका सेल चैप्टर में ही जो आपका सेल पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सेल से मैंने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को भी समाप्त कर दिया है। आज बारी किसकी है? आज बारी है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने एक प्लांट सेल बनाने का प्रयास किया है और ये जो प्लांट सेल है इसमें आपका केंद्र में जो दिख रहा है यही क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। जो केंद्रीय भाग होता है ये न्यूक्लियस होता है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इस केंद्रक की यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। अब अगली बात ये है कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, अपने साइज में कोशिका के जितने देखिए ये कोशिका है और कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, यानी वो कोशिकांग कहे जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये न्यूक्लियस तो है ही है। यहीं पर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लगा होता है, गोल्जी बॉडी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, है ना। तो उन सभी कोशिकांगों में ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, है ना। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, यानी केंद्रक या न्यूक्लियस कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है या सबसे बड़ा कोशिकांग है। न्यूक्लियस सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग है ना, यानी न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। अब अगली बात यह है कि सबसे बड़ा कोशिका का तो अंग है, क्या इसका कार्य भी सबसे बड़ा है? हाँ, इसका कार्य भी सबसे बड़ा होता है ना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि सभी कोशिकांगों को संचालित, नियंत्रित, है ना, उन सबको संचालित और नियंत्रित करने का कार्य इस न्यूक्लियस का ही होता है। और ये आपका कहने का मतलब कोशिका में ये आपका मुख्य होता है। एक जैसे मानव शरीर में ये मस्तिष्क मुख्य होता है ना, यानी मस्तिष्क से ही सारा सोच विचार वगैरह किया जाता है, वैसे ही कोशिका के अंदर का ये पार्ट है जो अत्यधिक क्रियाएं करवाता है। अत्यधिक क्रियाएं यही करवाता है, इसीलिए इसको माइंड ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल बोलते हैं। इसको माइंड ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल। मैनेजर ऑफ सेल बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कोशिका होता है, कोशिका में आपका एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है ना। ये आपका न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और वो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है ना। न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, एसिड। न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का इसमें एसिड पाया जाता है। देखिए, ये जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, इनके अंतर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, डीएनए और आरएनए के अंतर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम बताते हैं, है ना। क्योंकि अंतर करके बताएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
देखिए न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस में यही आपका डीएनए है जो दोहरी संरचना दिख रही है, और ये जो सिंगल संरचना दिख रही है ये आपकी क्या है, ये क्या है, आरएनए है। तो न्यूक्लियस में ये डीएनए होता है, ये क्या होता है, आरएनए होता है। इस डीएनए और आरएनए का अंतर क्या होता है, डीएनए आरएनए। तो पहला अंतर तो होता है इनका जो फुल फॉर्म होता है वही है ना, ये क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और दूसरा क्या होता है, इनके मॉडल से संबंधित होता है, यानी डीएनए मॉडल किसने दिया, आरएनए मॉडल किसने दिया, तो डीएनए मॉडल को वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। और इसको किसने, इसका मॉडल किसने दिया था, फ्रेडरिक मेजर ने दिया था। मेजर, MEISHER, मेजर, फ्रेडरिक मेजर ने दिया था। तो यहाँ पर मॉडल, डीएनए मॉडल को किसने दिया, ये वाटसन और क्रिक ने दिया है। आरएनए मॉडल को किसने दिया है, फ्रेडरिक मेजर ने दिया है। अब अगला पॉइंट ये बनता है कि ये जो आपका डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यानी दोहरी संरचना है, और ये क्या है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यानी इकहरी संरचना है। तो डीएनए दोहरी संरचना है, दोहरी संरचना, और ये क्या है, इकहरी संरचना है, इकहरी संरचना। अब देखिए यहाँ पर डीएनए और आरएनए पर चार प्रकार के नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। उसको लेकर के, जैसे ये डीएनए है ना, डीएनए पर आपका 4 क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। और आरएनए पर भी क्या पाए जाते हैं, 4 नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। और वो 4 नाइट्रोजीनियस बेस कौन से होते हैं उनको देख लीजिए। ये 4 नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं ना, उसमें एक होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन, और दूसरा होता है थाइमिन, और तीसरा होता है साइटोसिन, और चौथा होता है ग्वावानिन। ग्वावानिन। अब ये जो 4 नाइट्रोजीनियस बेस है ना, ये जोड़ा बनाकर रहते हैं। ऐसे ये एडिनोसिन जो होता है थाइमिन के साथ जुड़ा होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और साइटोसिन जो होता है वो ग्वावानिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि डीएनए पर मौजूद नाइट्रोजीनियस बेस किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो डीएनए पर जो मौजूद नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। और इसमें से आपका एडिनोसाइन जो होता है वो थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, और साइटोसिन जो होता है वो ग्वावानिन के साथ जुड़ा होता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और एडिनोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा थाइमिन से जुड़ा होता है, और साइटोसिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ही ग्वावानिन से जुड़ा होता है। इसमें भी 4 प्रकार के ही क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। और वो चारों में से ये 3 तो सेम रहते हैं, एडिनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वावानिन। ये तीनों क्या होते हैं, ग्वावानिन नहीं, ये एडिनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये तीनों सेम होते हैं। यहाँ पर ग्वावानिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है ना। तो ये आपका एडिनोसिन के साथ थाइमिन और ये साइटोसिन
यूरेसिल, ये जुड़ा होता है। तो इतना जानते रहिए कि नाइट्रोजीनियस बेस में जो अंतर होता ये है कि डीएनए में आपका गुआनिन होता है, जबकि आरएनए में यहाँ पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये अंतर होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो ज़रूर याद रखिएगा कि एडिनोसिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा थायमिन से जुड़ा होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा गुआनिन से जुड़ा होता है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये गुआनिन से जुड़ा होता है। इसमें भी ऐसे ही पूछ सकता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड सेम है, इसमें सेम है, बस ये नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं 3 ठू इसमें कॉमन होते हैं, ये वाला एक का अंतर होता है। इस यहाँ पर ये यूरेसिल होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, गुआनिन होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब चलिए थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के बारे में और कुछ चीज़ें जानते हैं। ये तो डीएनए आरएनए का अंतर से हो गया। अच्छा, एक पॉइंट इसमें तो नहीं बता पाए कि ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए की मौजूदगी, डीएनए और आरएनए, उसी में एक पॉइंट बढ़ा लेना। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यानी डीएनए की उपस्थिति को लेकर अगर क्वेश्चन बनता है तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें पाया जाता है। और ये आरएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, इसमें पाया जाता है। यहाँ पर इसमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। डीएनए हो या आरएनए हो, ये आपका पतले धागे जैसी संरचना होती है ना। तो अब चलिए हेडिंग डालिए डीएनए से, और डीएनए से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, उनको भी नोट करो, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है। ये देखिए, ये जो डीएनए होता है ना, ऐसे जो संरचना होती है ना, इस डीएनए पर जो क्रोमोसोम, इस डीएनए पर क्रोमोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, इस डीएनए पर क्या लगे होते हैं, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम लगे होते हैं, है ना। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इन क्रोमोसोम के ऊपर क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं, है ना। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि डीएनए पर क्रोमोसोम लगे होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि क्रोमोसोम इज अटैच्ड ऑन डीएनए। क्रोमोसोम डीएनए पर उपस्थित होते हैं, डीएनए पर लगे होते हैं या डीएनए पर उपस्थित होते हैं। और जब ये क्रोमोसोम डीएनए पर रहेंगे तो डीएनए के ऊपर क्या रहेंगे, जीन रहेंगे, है ना। तो इस चीज़ को भी लिख लो, उपस्थित होते हैं। और क्रोमोसोम पर जीन लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो क्रोमोसोम डीएनए पर पाया जाता है। और जीन कहाँ पाए जाते हैं, जो डीएनए होता है उस डीएनए पर जो क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। दोनों का अलग अलग कार्य होता है। क्रोमोसोम का अलग कार्य होता है मेल और फीमेल डिसाइड करना, यानी लड़का होगा या लड़की होगी, इस चीज़ को डिसाइड करना। जबकि ये जो जीन होते हैं, इनका अलग कार्य होता है। इनका कार्य होता है एक पीढ़ी के गुण को अगली पीढ़ी तक ले जाना, एक पीढ़ी के गुणों को अगली पीढ़ी तक ले जाना। यानी जैसे कोई बच्चा है तो उसके अंदर उसके माता पिता का गुण, उसके पूर्वज जो उसके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, इन सब के भी कुछ परसेंटेज गुण इसमें आते रहते हैं। तो पिछली पीढ़ी के गुणों को अगली पीढ़ी तक ले जाने का कार्य जीन का होता है ना। तो इस चीज़ को भी आप लोग जानते रहिएगा। अब देखिए इसमें जो आपका आरएनए का कार्य है, आरएनए का जो कार्य है उसको देख लीजिए। आरएनए ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है,
और आप जानते हैं राइबो जो टर्म होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, जो राइबो टर्म है ना, ये राइबो टर्म आपका प्रोटीन के लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका मतलब है इसका कार्य होता है प्रोटीन निर्माण करना। हमारे शरीर में कुल मिलाकर 22 प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। उन 22 प्रकार के प्रोटीन में से 12 प्रकार के प्रोटीन हमारा शरीर बनाता है ना, बॉडी स्वयं बना लेता है। और 10 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो हम फूड पार्टिकल के द्वारा फूड पार्टिकल के द्वारा हम उसको मतलब भोजन वगैरह ग्रहण करके चबा करके उसको ऐसे प्राप्त करते हैं। तो 12 प्रकार का प्रोटीन हमारा शरीर खुद ही बना लेता है और 10 प्रकार के प्रोटीन को हम फूड पार्टिकल से प्राप्त करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये जो 12 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण हो रहा है ना, शरीर खुद 12 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण कर रही है, उन सभी प्रोटीन्स के निर्माण में ये बहुत ही कारगर होता है। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो टर्म से आपको पता चलेगा कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन का कार्य करता है ना। तो आरएनए का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषित करना या प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस को करना। तो यहाँ से ये पॉइंट आप याद रखना। और आप ये भी जानते होंगे कि आरएनए जो होता है ये 3 प्रकार का होता है ना। एक तो होता है mRNA और दूसरा होता है rRNA और एक होता है tRNA। ये M का मतलब है मैसेज, ये R का मतलब है राइबो, राइबो पुणे आया ना, राइबो का मतलब हो गया प्रोटीन, और T का मतलब होता है ट्रांसफ़र। ये मैसेज लाने वाला RNA है, ये प्रोटीन बनाने वाला RNA है, और ये T मतलब ट्रांसफ़र RNA है, यानी ये RNA प्रोटीन ट्रांसफ़र का कार्य करता है। हमारे शरीर में कौन सा प्रोटीन, किसको कितना प्रोटीन चाहिए, इस चीज़ का मैसेज लेकर आता है mRNA, और rRNA उतना ही प्रोटीन बनाता है, और tRNA उन प्रोटीन को सप्लाई कर देता है, यानी ट्रांसफ़र कर देता है। अब इन तीनों RNA में अगर हम बात करें तो rRNA की, तो यह सबसे स्मॉल RNA यानी सबसे छोटा RNA है। ये सबसे छोटा RNA है, सबसे छोटा RNA है ये, है ना। और ये मेन होता है, मुख्य RNA यही है। ये जो rRNA देख रहा है ये सबसे छोटा RNA होता है और सबसे मुख्य RNA होता है, सबसे मुख्य RNA। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। तो अब देखिए, हमने इसको DNA को देख लिया, RNA को देख लिया। DNA में जो आपका DNA के ऊपर जो आपका क्रोमोसोम लगा होता है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या लगा होता है? जीन लगा होता है। तो अब थोड़ा सा क्रोमोसोम को देखेंगे और फिर उसके बाद क्या, किसको देखेंगे? जीन को देखेंगे। देखिए, ये जो क्रोमोसोम होते हैं आप जानते हो, ये DNA पर अटैच रहते हैं। ये DNA पर क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्रोमोसोम इज अटैच्ड ऑन DNA। क्रोमोसोम इज अटैच्ड ऑन DNA, है ना। इस पॉइंट को लिख भी चुके हो आप लोग, तो लिख लेना। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये क्रोमोसोम होते हैं ना, ये सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं, यानी जोड़ी बना कर रहते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं रहेंगे। क्रोमोसोम
जो इनके ऊपर आपका क्रोमोसोम होता है ना, ये क्या होता है, जोड़ों के रूप में पाया जाता है। जोड़ा बनाकर रहते हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ऐसे पेयर बनाकर रहते हैं ना, जोड़े के रूप में यानी पेयर बनाकर रहते हैं। अगला पॉइंट आपको ये रखना है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं अलग अलग जीवों में अलग अलग संख्या में होते हैं। जैसे मानव में 23 जोड़ी है ना, अन्य जीवों में भी 23 जोड़ी हो, ये कोई कन्फर्म नहीं है ना। तो मानव में जैसे 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 जोड़ों में से है ना, 23 जोड़ों में से जैसे मेल होता है फीमेल होता है, तो मेल और फीमेल दोनों में समान जो ये क्रोमोसोम होते हैं उनको ऑटोसोम बोला जाता है, और जो विषम होते हैं उनको एलोसोम बोला जाता है। तो मान लेते हैं 23 जोड़ा पाए जाते हैं। अगर मेल की बात करें तो मेल में भी 23 जोड़ा पाए जाते हैं, उसमें से 22 जोड़ा प्लस 1 जोड़ा है ना, और फीमेल में भी 22 जोड़ा और ये 1 जोड़ा। तो ये जो होता है समान होता है, मेल और फीमेल दोनों में कैसा होता है, समान होता है। यानी पहचान ही नहीं पाओगे कि ये मेल का क्रोमोसोम है या फीमेल का क्रोमोसोम है, नहीं पहचान पाओगे। लेकिन 1 जोड़ा जो होता है वो विषम होता है। मेल में 1 जोड़ा जो ये वाला है वो होता है XY, और फीमेल में जो होता है वो होता है XX, है ना। मेल और फीमेल में ये 1 जोड़ा क्या होता है आपका विषम होता है, तो वही कहा जाता है। जो 22 जोड़ा समान है उनको ऑटोसोम बोला जाता है ना, ऑटोसोम बोला जाता है। 1 जोड़ा जो ये विषम वाला होता है, 1 जोड़ा विषम वाला, उनको एलोसोम बोला जाता है, एलोसोम बोला जाता है। तो ऑटोसोम, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि मनुष्य में कितने जोड़ी ऑटोसोम क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो मनुष्य में ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या 22 जोड़ी है। और मनुष्य में कितने जोड़ी एलोसोम क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 1 जोड़ी आपका एलोसोम क्रोमोसोम होता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए यही आपका जो समान, ये जो समान है ये तो समान रूप से मेल फीमेल दोनों में रहते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं आपका वो लिंग निर्धारण का कार्य यहीं से होता है। मेल में क्या है XY है, और फीमेल में क्या है X है। अगर ये मेल से X आया और फीमेल से भी X आया, तो ये XX ये क्या होगा, संतान जो उत्पन्न होगी वो क्या होगी, फीमेल होगी, है ना, यानी लड़की होगी। और जब मेल से Y आएगा और इससे फीमेल से, दोनों तो सेम ही इसमें होते हैं ना, तो ये आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, YX या XY कुछ भी कहो, तो ये क्या होगा, मेल होगा, यानी लड़का होगा। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम का जो ऑटोसोम होता है ये डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। अब लड़का होना या लड़की होने की जो प्रायिकता है वो पुरुष क्रोमोसोम पर, यानी पुरुषों में जो क्रोमोसोम पाया जाता है उस पर डिसाइड होता है। महिलाओं में जो क्रोमोसोम पाया जाता है उससे नहीं डिसाइड होता है। इसमें तो सेम रहता है, चाहे ये आए, कोई भी आएगा इन्हीं में से आएगा, और दोनों ही समान है। अगर पुरुष का Y आएगा तभी लड़का होगा। तो इसमें कुल खेल किसका, सब मिलाकर जो खेल होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम का होता है। इसमें से Y आएगा तभी यहाँ पर लड़का हो पाएगा, अन्यथा लड़का नहीं होगा। लेकिन हमारा समाज क्या करता है, स्त्रियों का दोष देता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है, भ्रांतियाँ हैं, जानकारी नहीं है, इस वजह से लोग कोसते रहते हैं। चलिए अगला देखिए, क्रोमोसोम हो गया। अब जीन को देख लेते हैं थोड़ा सा। जीन देखिए, जीन का कार्य क्या है। जीन का कार्य होता है, देखिए पहले बात तो इसको ये जान लीजिए कि इसकी खोज किसने की थी। जीन की खोज किसने की थी, तो जॉनसन ने की थी।
जॉनसन ने जीन की खोज की थी और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक माना जाता है, यानी जीन का सबसे पहले अध्ययन इन्होंने ही किया। जीन के बारे में सबसे पहले अध्ययन इन्होंने ही किया। जीन का कार्य क्या है? एक पीढ़ी के गुणों को अगली पीढ़ी तक ले जाना, इसका क्या होता है? मुख्य कार्य होता है। तो जीन के गुणों का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तो इन्हीं को ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता मानते हैं। आनुवांशिकी पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता मानते हैं, क्योंकि आनुवांशिकी यानी एक पीढ़ी के गुण को अगली पीढ़ी तक ले जाना ही क्या है? एक पीढ़ी का गुण अगली पीढ़ी में दिखना ही आनुवांशिकी कहलाता है। और इस कार्य को संपन्न कौन कराता है? जीन कराता है। तो जीन ही क्या करता है? आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। और इस चीज़ के बारे में सबसे पहले किसने अध्ययन करके बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और मानव शरीर में अगर हम जीन की बात करें तो मानव शरीर में जीन की बात करें तो 30,000 जीन मानव शरीर में लगभग पाए जाते हैं। अच्छा, उस दिन हमने कोशिका के बारे में नहीं बताया। कोशिका, मानव शरीर में कोशिकाएं कितनी होती हैं? तो मानव शरीर में 60 से 90 ट्रिलियन, मानव शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? 60 से 90 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। बहुत सारी, असंख्य कोशिकाएं मान सकते हो, है ना। बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और इतनी कोशिकाओं से मिल करके हमारा ये शरीर बनता है। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? देखिए, जितना मेन पॉइंट था सभी मेन पॉइंट पर ही मैंने फोकस किया है ना। आज का हमारा ये वीडियो कैसा रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।